अनिरुद्ध एक जाना-माना और बहुत प्रभावशाली बुलंदी रखता था। लोगों पर उसका दबदबा बहुत ज़्यादा था। वाणी के परिवार की उसके परिवार से बरसों पुरानी गहरी दोस्ती थी। रिश्तों में अपनापन था, भरोसे की मजबूत डोर बंधी हुई थी। लेकिन उस दिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि अनिरुद्ध को अपनी बचपन की मंगेतर से मंगनी तोड़नी पड़ी। ये फैसला जितना कठोर था, उतना ही दर्दनाक भी। दिव्या इस बात को लेकर भीतर ही भीतर टूट रही थी, क्योंकि वह जानती थी यथार्थ दिव्या को दिल से चाहता था और उसका प्यार सच्चा था, मगर वाणी के कॉलेज में हुई एक छोटी-सी नासमझी भरी गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। समाज के डर और बदनामी के आकांक्षा ने परिवार को इतना घबरा दिया कि जल्दीबाजी में वाणी की शादी अनिरुद्ध से तय कर दी गई। वाणी के दिल में उस वक़्त डर, उलझन और टूटे हुए सपनों का सैलाब उमड़ रहा था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की ज़िंदगी बचाने के सपने उसने बरसों से अपने आँखों में संजो रखे थे, लेकिन शादी की इस मजबूरी ने उसके सारे सपनों को अधूरा छोड़ दिया था। अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा था, उसकी आँखों में नरमी और ज़िम्मेदारी का भाव था। वह वाणी की घबराहट को महसूस कर रहा था, मगर हालात के आगे वह भी बेबस था। वाणी की आँखों में नमी थी, होंठ काँप रहे थे। दिल बार-बार यही पूछ रहा था, क्या उसकी ख्वाहिशों की कीमत कोई नहीं? क्या उसकी मेहनत और सपनों का कोई मोल नहीं है? ये दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जानती थी, ये शादी उसके सपनों की कब्र बन सकती है और इसी डर के साथ वह एक नए जीवन की दहलीज पर खड़ी थी, जहाँ प्यार, ज़िम्मेदारी, कुर्बानी एक दूसरे से उलझे हुए थे। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। वाड़ी एक जमींदार घर की बेटी थी। उसके पिता गांव में अच्छा खासा एक पहचान था, नाम था। वह गांव के मुखिया भी रह चुके थे। उसके घर में बहुत वसूल थे, लेकिन उसके घर में उसके लिए वे सारे वसूल तोड़ दिए गए थे और उसकी चाहत के आगे सब कुछ भुला दिया गया था और उसे आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया था। वह शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसके माँ बाप उसे बहुत चाहते थे। वैसे इस गांव का रिवाज था, औरतों को बहुत पर्दे में रखा जाता था और वाणी के पिता भी इस संस्कार को सर आंखों पर रखते थे। लेकिन वह अपनी बेटी के चाहत में ये सब कुछ भुला चुके थे। उनकी बेटी पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसे संस्कार के दायरे में ही रहकर उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया था। वह बड़े ही संस्कारी तरीके से कपड़े पहनकर वह शहर कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। संस्कार और इज्जत के नाम पर आज जो कुछ उसके साथ हो रहा था, उसने भरे समाज में अपने बाप की पगड़ी उछालने में देर नहीं लगाई थी। बारात दरवाजे पर थी और जयमाले के रस्म के लिए उसे बुलाया जा रहा था, लेकिन वह अपना दरवाज़ा बंद किए अंदर बैठी रो रही थी। उसे ये शादी नहीं करनी थी। सभी घर वाले परेशान थे कि दरवाज़ा खोलो और अपने पिता की पगड़ी को नीलाम मत करो। उसकी माँ कल्याणी देवी भी समझा समझा कर थक चुकी थी। बेटा, तुम हम सब की इज्जत को दाव पर मत लगाओ और ये शादी कर लो। वाड़ी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब दरवाजे पर उसके पिता की आवाज़ भी आने लगी थी और उन्होंने एक पल की देरी किए बिना उस दरवाजे को तोड़कर वाणी तक पहुँच चुके थे। कल्याणी देवी डर की वजह से कांप रही थी। पिता को जब बेटी के तरफ बढ़ते देखा, जो घूंघट हटाए पिता को चाहत भरी निगाहों से देख रही थी और रो रही थी। बाप ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया था। वह चकराकर जमीन पर गिर चुकी थी। बाप का मारा गया थप्पड़ बहुत जोर का था। वह पिता जिसने आज तक कभी उस पर उंगली भी नहीं उठाई थी, आज थप्पड़ भी मारा तो बहुत जोर का था। विहान साहब क्या कर रहे हैं? बेटी है, आज शादी है उसकी। वह तड़प कर पति का हाथ रोक चुकी थी, जो फिर से उसे मारने जा रहे थे और आगे बढ़े थे। शादी नहीं, बर्बादी। आज सबके सामने इसने हमारी इज्जत को खाक में मिला दी है। यह हमारी बेटी कैसे हो सकती है? इसे मैं आज जान से मार दूंगा। वह फिर गुस्से से आगे बढ़े। कल्याणी देवी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। आपको भगवान की कसम है, रुक जाइए, मैं समझा देती हूँ अपनी बेटी को। कल्याणी देवी ने आंसू पोंछते उनका हाथ रोका और पलटकर अपनी बेटी की तरफ बढ़ी। उसको जमीन से उठाया। काश कि ये समझ पाती, आज इस तरह हमारा सर ना झुका होता। अपनी घटिया हरकत के बाद भी उसको सुकून नहीं मिल रहा, जो आज ये हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने लगी है। वे गुस्सा पीते चिल्लाकर बोले जा रहे थे कि उसी वक्त दरवाज़ा बजा। वे पलटकर दरवाजे को देखने लगे। मेरे आने तक इसे तैयार करो। किसी तरह की फिर से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी बंदूक होगी और उसका सर होगा। वह गुस्से में बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
वाणी हिचकियों से रो रही थी। मम्मी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा था। पापा क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वह सारी तस्वीर झूठी थी। कल्याणी देवी के पल्लू में मुंह छुपाए वह ये सब बातें बोल बोल कर फूट फूट कर रो दी। वाणी, जो बीत गया है उसे दोबारा मत दोहराओ और शादी के लिए हाँ बोल दो। बच्ची, वरना पापा के गुस्से से तुम कभी नहीं बच सकती हो। उनका तुमने हमेशा एक अलग ही रूप देखा है, पर मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं। इसलिए बेटा, जब बात इज्जत पर आ जाए तो यहाँ बंदूकें निकल जाती हैं। यहाँ इज्जतों से बढ़कर जाने नहीं बेटा। इसलिए मेरी बात मान जाओ और इस शादी से मना मत करो। माँ, मुझे अभी पढ़ना है, कुछ बनना है। अभी तो कॉलेज में एडमिशन लिया था। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। वह रोए जा रही थी। तुम्हारी जिंदगी रही तो सपने पूरे होंगे ना। तुम्हारे पापा ने एक बार जो फैसला कर लिया वो उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर कल्याणी देवी ने वाणी को बैठाते हुए उसे अच्छी तरह से घूंघट उड़ा दिया। उसने माँ का हाथ जोर से थाम लिया था और उसे ले जाकर उस मंडप में बिठा दिया गया था। पंडित जी ने शादी के कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। हवन जल चुका था। सभी लोग वहां बैठे हुए थे और उसकी शादी उस मंडप में हो रही थी। वाणी चुपचाप गर्दन झुकाए अंदर ही सिसकी ले रही थी, पर उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने पिता के आगे लाचार हो गई थी और उस मंडप में मरे मरे कदमों से अनिरुद्ध के साथ फेरे ले रही थी। अनिरुद्ध का व्यक्तित्व बहुत अलग था। वहाँ सारा गांव जानता था। अनिरुद्ध जिस गांव में रहते थे उनके गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। उनके पास भी बहुत जमीनें थी। वह उस जिला के अधिकारी भी रह चुके थे। एक ऐसे आदमी के नाम से ये जुड़ गई थी जिससे पूरा इलाका कांपता था, और वह था अनिरुद्ध। शादी के बाद, शादी संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर को जा रहे थे। कल्याणी देवी ने बेटी को अपने गले से लगाया तो वह फूट फूट कर रो दी। अब वाणी के अंदर एक डर पनपने लगा था। अनिरुद्ध ने अपने पिता से कहा भी था कि वह जिस मर्जी से उसकी शादी करवा दे वो तैयार है, लेकिन अनिरुद्ध से वह शादी नहीं करना चाहती थी। पूरे इलाके में अपने गुस्से और अपनी दहशत से वह मशहूर था। हर कोई उससे डर खाता था। ऐसे में वाणी को उस जैसे इंसान से नफरत महसूस होती थी जो लोगों पर हुक्म चलाता था, लोगों को डराए रखता था। वही आदमी उसकी जिंदगी में लिख दिया गया था। अपने किस्मतों से वह लड़ ना सकी और एक गलती की वजह से अनिरुद्ध को उसके किस्मत में लिख दिया गया, और एक ऐसी गलती जो उसने कभी की ही नहीं थी। लेकिन उसके पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था। यहाँ तक कि पिता ने भी उस पर विश्वास न किया था। किसी और ने क्या ही करना था। माँ बाप के आशीर्वाद के तले वह घर से विदा हो गई थी। अनिरुद्ध के साथ उस घर में दाखिल हुई। अनिरुद्ध का घर इस घर से जितना ही बड़ा था। इसका बनावट बहुत ही खूबसूरत था। ये बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन यहाँ वाणी को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि उसे अब सारी जिंदगी इस हवेली में ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की औरतों को बाहर निकलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। खुद को 7 पर्दों में ढक कर रखना पड़ता था, और यहाँ की औरतों पर बहुत सारे नियम कानून बने थे। लेकिन यहाँ उसके पापा ने कभी उस पर सख्ती नहीं की थी। वे अपनी बेटी वाणी के लिए हर वसूल रीति रिवाज तोड़ते चले गए थे। यही वजह थी कि इस शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन यह सब वाणी के लिए एक टूटा हुआ सपना साबित हुआ था। वह पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बाद अब वो जानती थी कि उसे किसी ने भी आगे पढ़ने नहीं देना। वह 19 साल की थी। वह सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वाणी उस वक्त अपने से 8 साल बड़े अनिरुद्ध की सेज सजाकर बैठी थी। वह अनिरुद्ध जिससे पूरा गांव ही डर खाता था, आज एक ऐसी लड़की को ब्याह कर अपने साथ ले आया था जिसके किरदार पर बात आ गई थी। लेकिन ये बात अभी इतनी बाहर नहीं आई थी। इससे पहले कि ये बात फैलती, विहान साहब ने बड़ी ही चालाकी और होशियारी के साथ बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपने दोस्त सुदर्शन के बेटे अनिरुद्ध से अपने बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। और दोस्त सुदर्शन जैसा हो तो किस्मत भी उस पर नाज करने लग जाती है। बेटे का बचपन का रिश्ता खत्म करके बेटी की शादी अपने दोस्त की बेटी वाणी से करवा दी। इस बात पर अनिरुद्ध ने घर में बात जरूरी की थी, लेकिन पिता के फैसले को वह हर हाल में निभाना चाहता था। कोई भी अनिरुद्ध के फैसले के खिलाफ नहीं जाता था, और इस सब की वजह उनका बेटा अनिरुद्ध ही था, जो पिता की इतनी इज्जत करता था। उनके लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। इस वक्त अनिरुद्ध हवेली में ढोल बाजों से खुशियां मनाई जा रही थी। इस परिवार का अनिरुद्ध इकलौता वारिस था और अनिरुद्ध की शादी थी। बारात तो बहुत ही सादगी से ले गए थे, लेकिन अपनी हवेली में आते ही आतिशबाजियां और हवाई फायरिंग शुरू हो गई थी। वह अपनी ताकत को दिखाना चाहते थे।
अनिरुद्ध के परिवार का खास बेटा था। वह दुल्हन बनी, जेवरात से लदी, पूरा घूंघट निकाले बड़ी मुश्किल से अपने कदम हवेली में रखते आगे बढ़ रही थी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वाणी के लिए ये सिर्फ एक कैद खाना था। नारकली को तो दीवार में चुनवा दिया गया था, पर इसे इस हवेली में लाकर कैद कर दिया गया था। बड़े से हॉल से कमरे में उसे ले जाते बिठा दिया गया था। खानदानी कामदार खूबसूरत से शॉल को हटाकर उसे दादी के पास बिठाया गया था। अब इस परिवार की रस्म हो रही थी। हर कोई घर आए दुल्हन का घूंघट उलट कर देखती थी, उसे मिठाई या केक खिलाकर पीछे हट जाती थी। जो भी उसे देखता उस कमसिन दुल्हन की तारीफ किए बिना नहीं जाता था। एक लड़की जो उस मुंह दिखाई के रस्म में आई थी, वह 23 साल की दिव्या थी। वह अपने आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ रही थी। वह सादगी में बिना मेकअप के, उसका चेहरा कमाल का ही लग रहा था। काली सिफोन की साड़ी में वो कोई और नहीं, अनिरुद्ध की बचपन की मंगेतर थी। उसके साथ हुए मंगनी को ख़त्म करके दूसरे परिवार की बेटी को हवेली की बहू बनाकर लाया गया था, और उसे तो बचपन से कह दिया गया कि अनिरुद्ध ही उसके जिस्म और हुस्न का मालिक है। आज किस तरह उसे अपना दामन छुड़ाकर दूर हो गया था कि पता भी न चला। दिव्या ने वाणी का जरा सा घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखा तो एक पल को जख्मी सी मुस्कुराई थी। वह बहुत खूबसूरत थी, उसकी भी खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। एक बार जो भी देखता वह बार बार देखने की चाहत जरूर करता। अनिरुद्ध, तुम्हें इस खूबसूरत हसीना को तो 7 पर्दों में छुपा कर रखना पड़ेगा। उसके मुंह में मिठाई का छोटा सा टुकड़ा डालते उस छोटी सी छुई मुई लड़की की आंखों में आंसू देखकर वह बिल्कुल हैरान थी। ये लड़की आंसू क्यों बहा रही है? इसको तो अनिरुद्ध जैसा जवान खूबसूरत आदमी मिल गया है, उसके चेहरे पर तो खुशी की लहर होनी चाहिए। फिर ये आंसू? दिव्या ने उसके गाल से आंसू अपनी उंगली से उठाया तो वाणी ने एक नज़र उसे देखा। वह खूबसूरत ब्लू आंखों वाली दिव्या के दिल में उन आंखों के लिए अजीब सी जलन पैदा हुई थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। दिव्या, बस करो, तुम्हारा रस्म हो गया तो जाओ, क्यों नज़र लगा रही हो हमारी बहू को? दादी ने उसका मजाक बनाते कहा, जबकि दिव्या चुप करके पीछे हट गई। थोड़ी देर के बाद वाणी को अनिरुद्ध के बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया था। वह दिल थामे गोल जहाज जैसे बिस्तर पर अपना लहंगा संभालते बैठी थी। यहाँ रिश्तेदार में आई लड़की ने उसकी खूब तारीफ की। उसके आंखों को देखा जिसमें आंसू से उसके मेकअप खराब हो चुके थे। वहाँ दोबारा से हल्का सा मेकअप का टचिंग दे दिया। भाभी, आप बहुत ही प्यारी है, लेकिन प्लीज़ अब नहीं रोना, वरना आंखों का मेकअप खराब हो जाना है। वह जैसे उससे विनती कर रही थी। वाणी ने अपने आंसू टिश्यू पेपर से पोंछे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी बलि दी जा रही हो, और बलि देने से पहले उसे सजाया संवारा भी तो जाता है। वाणी के दिल में एक टीस सी उठी थी। अच्छा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं नौकरानी से कहकर मंगवा देती हूँ। वह लड़की मेकअप का सामान उठाते जल्दी से बोली। वाणी को अपने गले में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। उसने कहा, मुझे पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है। जी, अभी मंगवा देती हूँ। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ बेल लगी हुई है, उसे बजा देना, नौकरानी आ जाएगी और यहाँ पर सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा। ऑर्डर भी कर सकती हो। वो मुस्कुराई थी। वैसे अनिरुद्ध भैया को ये सब खूबसूरती और मेकअप बहुत अच्छा लगता है। अभी और ज़्यादा अनिरुद्ध भैया के बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा तो आप हैरान रह जाएंगी। वह बात करते हुए टेलीफोन से नौकरानी को जूस का और खाने का बोल चुकी थी। वाणी को उस लड़की की बातें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस वक्त उसका दिल एक और डर में पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध की कैद का डर। नौकरानी पानी ले आई तो उस लड़की ने वाणी के तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, जिसे वाणी ने होठों से लगाते अपना गला गीला किया था। अच्छा भाभी, अब आप रेस्ट करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ सब कुछ मौजूद है, सिर्फ बेल बजानी है, ठीक है? वो मुस्कुराते हुए कहती बाहर निकल गई। वाणी ने एक बार पूरे घर को निगाह घुमाकर देखा था। यहाँ सब कुछ बहुत प्यारा था। वह कोई आम कमरा तो नहीं लग रहा था। वाणी को वह एक राजकुमार का ही कमरा लग रहा था, जो ब्लैक और वाइट कलर से खूबसूरत डिजाइन से उसे सजाया गया था, और उसकी खूबसूरती से अनिरुद्ध के व्यक्तित्व और ताकत का पता लगाया जा सकता था। कमरे का डिजाइन और छत का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत था और डिसेंट था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा झूमर था। झूमर का डिजाइन बेहद खूबसूरत था। उस कमरे के बीचों बीच नरम और खूबसूरत तकिया रखे गए थे। एक तरफ बड़ी खिड़कियां थी, जिसे बाहर का मंजर साफ दिखता था। उनके पर्दे काले रंग में थे, जो कमरे के अंदर के माहौल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता था। वाणी का दिल बुरी तरह से धड़का। फर्श पर महंगा कारपेट था। ड्रेसिंग टेबल की जगह पर अलग अलग महंगे परफ्यूम रखे गए थे। उसके पास ही एक चेयर रखी गई थी।
कमरे के छत पर एक शानदार चमकता झूमर लटक रहा था, जो कमरे को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। ऐसा लगता था ये डिज़ाइन यहाँ के कारीगर बना ही नहीं सकते, और बहुत ही खूबसूरत महसूस होता था, जो अपने परिवार का इकलौता वारिस होने के बदौलत उसे सबसे अलग बनाता था। वह काफ़ी देर यूं ही बेड से टेक लगाकर बैठी रही। धीरे धीरे अनिरुद्ध का डर उसके दिमाग से निकलता जा रहा था। जो भी था, उसके पिता ने कुछ सोच समझ कर ही अनिरुद्ध से उसकी शादी की होगी। जरूर ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वह सोच रही थी। दरवाज़ा जैसे ही खुला, वह सीधे होते अपना घूंघट वापस चेहरे पर डाल गई। अनिरुद्ध ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को लॉक लगाया। उस वक्त उसका दिमाग धीरे धीरे डर में फिर से चला गया। एक तो ये जबरदस्ती की शादी, ऊपर से दिव्या ने अच्छा खासा उसका दिमाग घुमाया था। कमरे में आते बिस्तर के बीचों बीच घूंघट निकालकर बैठी दुल्हन उसकी धर्मपत्नी थी। अनिरुद्ध खुद भी बहुत हैंडसम था। वह जब वाणी के कमरे में आ रहा था, रास्ते में उसे दिव्या मिली थी। तुमने दिव्या जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी वाणी का करैक्टर मैंने सुना है ठीक नहीं। खबरदार, जो अनिरुद्ध की पत्नी के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वह बहुत गुस्से की हालत में उसका गला दबाते बोला। दिव्या को लगा कि वह अब सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन खुद पर सब्र करते अनिरुद्ध ने उसका गला छोड़ दिया था। वह खांसती हुई बाहर के दरवाजे से जा लगी। आइंदा जुबान को लगाम देकर बात करना। अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो कि अनिरुद्ध की पत्नी के बारे में तुम्हें सोच समझकर बोलना होगा, समझी तुम? वह अपने माथे पर आए बलों को सीधा करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। दिल में एक पल को जज्बात जागे थे, लेकिन कुछ पल पहले कहे गए दिव्या के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वह तो बेड की तरफ जाने के बजाय सोफे की तरफ बढ़ गया। शेरवानी उतारकर एक तरफ रख कर अपनी कमीज के ऊपर बटन खोलने लगा। वह अब टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा सामने अपनी दुल्हन को देखने लगा। घूंघट हटाओ, वह बहुत ही गुस्से में बोला था। एक पल वाणी का दिल सिकुड़कर गले में आ गया। उस आदमी की कड़कदार आवाज़ पर वाणी थरथर कांपने लगी थी। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हटाओ अपना घूंघट। अब की बार अनिरुद्ध ऊंची आवाज़ में दहाड़ा तो अगले ही पल वाणी ने अपना घूंघट उलट दिया। एक पल को अनिरुद्ध तो बिल्कुल सुन ही रह गया था। इतना खूबसूरत और मासूम सा हुस्न देखकर उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसकी गहरी भूरे रंग की आंखें देखकर शायद उसी में गुम हो जाता। यहाँ आओ। अब की बार आवाज़ धीमी थी, लेकिन बड़े ही घमंड में उसके शब्द निकल रहे थे। वाणी धीरे से उठती हुई उसके पास आ गई, जबकि उसका सर अभी भी झुका हुआ था। जूते उतारो मेरे। वह सिगरेट निकालकर उसको जलाते अपने होंठ पर रखते अगला हुक्म सुना गया। अब की बार वाणी ने अपनी पलकें उठाती। उन पलकों की उठने की देरी थी कि अनिरुद्ध अपना दिल हार गया था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। वह खूबसूरती का तूफान थी। वाणी को अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया था, जिससे वह डरती जल्दी नीचे बैठी थी। उसके पाँव को छूती उसके शेरवानी के कामदार जूते को निकालना चाहा तो अनिरुद्ध ने जल्दी से अपने पाँव पीछे खींच लिए। वह बहुत मासूम थी। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में बहुत ही मासूमियत झलक रही थी। तो क्या वह तस्वीर जिनका चर्चा अनिरुद्ध ने होने से रोका था, अब झूठी साबित हो रही थी? उसके पांव पीछे हटाने पर उसने फिर से अनिरुद्ध की तरफ पलकें उठाकर देखा। यहाँ ऊपर बैठो। अनिरुद्ध ने उसके अपने पास सोफे पर ही बिठाया। वह डरते डरते उसके पास एक तरफ टिक गई। अनिरुद्ध ने सिगरेट का एक और धुआं छोड़ते उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा। 19 साल की हो? पहला सवाल पूछा गया था। वाणी ने हाँ में सिर हिलाया। अब जो भी मैं पूछूंगा, मुझे उसका जवाब तुम्हारे जुबान से चाहिए। जिन तस्वीरों का चर्चा हुआ था, उन तस्वीरों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वह सिगरेट को ट्रे में मसलते हुए अब उसकी तरफ मुड़ गया। वह झूठी तस्वीर थी, आधी अधूरी बात नहीं। मुझे पूरी बात पता करनी है और सारी बात तुम बताओगी, अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा। तो वाणी ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। पापा ने मेरे अच्छे नंबर आने पर मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी इच्छा की वजह से उन्होंने मुझे बिल्कुल रीति रिवाज और उस गांव के संस्कार से बिल्कुल अलग मेडिकल में एडमिशन दिलवाया था, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो मेनका कहते अचानक से एक पल के लिए दिमाग में उसको अपनी दोस्त का ख्याल आने लगा था। कौन मेनका? बोलो। अनिरुद्ध ने उसे हौसला दिया। अनिरुद्ध का नरम शब्द महसूस करते वाणी ने और ज़्यादा बोलने की ठान ली। मेनका मेरी कॉलेज की दोस्त है। उसने मेरी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसमें मैं और थी,
और उसकी बर्थडे पार्टी की थी वह तस्वीर भी, और उसने अपने मोबाइल में मेरी और खुद की तस्वीर खींची तो मुझे नहीं पता था कि वह तस्वीरों के साथ क्या करने वाली है। उसने मेरी तस्वीर किसी और लड़के के साथ जोड़ दिया था। वह मैं नहीं हूँ, वो मेरी तस्वीर नहीं है, वह झूठी तस्वीर है। मेरे पापा ने मेरा विश्वास नहीं किया। वाणी सारी बात बताते हिचकियों से रो पड़ी थी। अनिरुद्ध को शिकायत लगा रही थी। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पापा ने मुझ पर कभी उंगली भी ना उठाई थी, और आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरी शादी करवा दी। पापा ने कहा कि वह अनिरुद्ध बहुत गुस्से वाला है, वह तुम्हें वही सीधा करेगा। जो भी मैंने किया है उसकी सज़ा तो अनिरुद्ध देगा। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कुछ मेनका ने क्यों किया। प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अब की बार वह अनिरुद्ध के आगे अपने हाथ जोड़ गई। अनिरुद्ध उसके नाजुक हाथों को देखते हुए होश की दुनिया में वापस आया था। उसके हाथ नीचे कर दिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूँगा सच और झूठ का। अनिरुद्ध अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे वह भी उठ खड़ी हुई। उसने अपने होंठ काटते। उसे समझ नहीं आई उसने क्यों अनिरुद्ध के आगे अपने दिल की फीलिंग खोल दी थी। एक नज़र मुड़कर अनिरुद्ध ने वाणी की तरफ देखा। चेंज करना चाहती हो तो कर लो, वाणी को कहते हुए खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वाणी ने भगवान का धन्यवाद कहते सबसे पहले अपने दुपट्टे को अलग उठाकर रखा। सच में वो बहुत भारी था। बड़ी मुश्किल से उसे उतार पाई थी। फिर अपने गले में पहने खूबसूरत हीरो का चोकर उतारकर, जिनके पहनने से उसका गला हल्का हल्का सा लाल पड़ गया था, गले में पहना नौलखा हार भी उसने उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। बारी बारी सारे जेवर उतारे थे। अब की बार उसने अपना डीप गले वाला अजीब सा लहंगे का ब्लाउज, जो जेवर पहनने से छुप गया था लेकिन अब पूरा उसके जिस्म को दिखा रहा था, गला पीछे करके खींचती तो फिर वापस आगे की तरफ झुक जाता था। हे भगवान, ये कैसा लहंगा था और कैसा ब्लाउज है। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया ये कितना बुरा सा लग रहा है। इस ब्लाउज से मेरा सारा जिस्म दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं छुपा। वे बार बार गला पीछे कर रही थी ताकि उस ब्लाउज से उसके आगे का हिस्सा ना दिखे, लेकिन फिर भी वह अपने जिस्म को उस ब्लाउज में छुपा नहीं पा रही थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलते ही अनिरुद्ध रूम में आया तो उसको अपने लहंगे के साथ उलझे देखकर अजीब सुन्न हुआ था। किसी आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। एक ऐसा आग जो अनिरुद्ध के अंदर फटने को तैयार बैठा था, वह जल चुका था। अनिरुद्ध उस रूप को देखकर मर मिटा था। धीरे धीरे सामने खड़े जिस्म में घुल रहा था, अपने आप को उसमें घुलता हुआ महसूस कर रहा था। एकदम से वाणी की नज़र अनिरुद्ध पर पड़ी तो वह बिल्कुल सुन्न खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कनें बड़ी तेज चल पड़ी थी। अनिरुद्ध की नज़रों में छुपी दास्तां पढ़ना बड़ा मुश्किल था। एकदम होश में आते वाणी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े दुपट्टा को उठाकर खुद पर ओढ़ लिया। उसकी पलकें फिर से कांपने लगी थी। अनिरुद्ध को उसकी ये अदा बिल्कुल भी न भाई। जब वह उसकी थी, सर से पैर तक, तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वह कैसे वह खुद को उससे छुपा सकती थी। अनिरुद्ध उसके पास जाते, उसके कमर में हाथ डालते, उसे खींचते अपने सीने से लगा लिया था। उसकी धड़कनों में एक हलचल सी मच गई थी। वह डरी सहमी नज़रों से अनिरुद्ध को देखती। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थी। उसकी भीगी आंखों में विनतियाँ छुपी हुई थी। वो अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसका अपने आप को रोकने का कोई इरादा भी नहीं था। वह पूरा जवान मर्द था। उसके अंदर जज्बात की आग लगी थी और वह उसकी धर्मपत्नी थी तो भला ये कैसे मुमकिन था। वो पूरा पूरा उसके लिए सजी हुई थी। वह कैसे उसे छोड़ देता। अपने साथ लगाए वह उसे पीछे की तरफ ले जाता। बेड पर लिटाया था। वह जो उसके सहारे खड़ी थी, एकदम उसके छोड़ने पर बिस्तर पर जा गिरी थी। वह उसका दुपट्टा एक तरफ को करता उसको फिर से पूरा देख चुका था। अनिरुद्ध का दिल 120 की रफ्तार में धड़क रहा था। उसके ऊपर झुकता, उसके हाथों में अपने हथेलियों को फंसाते उसका चेहरा निहारने लगा। प्लीज़ आप मेरे पास ना आओ, अब वाणी ने ठहरे हुए शब्दों में अपने होठों से कहे थे। अनिरुद्ध के सीने पर अपने हाथों से दबाव डालते पीछे हटाना चाह रही थी। अनिरुद्ध ने सख्ती से अपने होठों को भींचकर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ते उसका सर ऊपर तकिया पर रखते होठों पर झुका था। तुम मुझे अपने पास आने से कैसे रोक सकती हो। मेरी पत्नी हो, मेरी धर्म पत्नी हो।
मैं तुम पर पूरा अधिकार रखता हूँ। मुझे खुद से दूर झटकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह ठंडे शब्दों में बिना पलक झपकाए गुर्राया था। मुझे डर लग रहा है। वाणी के आंसू बहते आंखों के कोने से बिस्तर पर गिर पड़े थे। डरना भी चाहिए। उसके डीप गले से उसका झांकता हुआ ब्यूटी बोन देखता पल में बहता जा रहा था। धीरे से उसकी ब्यूटी बोन पर हाथ रखते वाणी का सांस सीने में ही अटके जा रहा था। आज पहली बार वह किसी आदमी के प्यार को इतने करीब से महसूस कर रही थी। ये मर्द जो उसका पति था वह सच में सही कह रहा था। मुझे ब्याह कर इसलिए तो नहीं लाया था कि मुझे कमरे में सजा कर रख लेता। अपनी धर्मपत्नी से अपने प्यार की भूख तो मिटाता ही उसने इतना रोना क्यों डाला हुआ था? इस मातम की वजह उसे बराबर आंसू बहाते देख ऊपर होता गुस्से से पूछने लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाणी ने बेबसी से आंसू बहाते कहा। एक पल को अनिरुद्ध उसे घूरता पीछे हट गया था। सिर्फ उसके चूमने को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आगे तो बहुत कुछ होना था। वह कैसे ये सब सह लेती? उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अनिरुद्ध अपना मुंह फेर कर उसके पूरे जिस्म पर एक निगाह डाली। वह सच में डरी सहमी हुई थी। अनिरुद्ध ने उसे कलाई से थामे खींचते खड़ा किया। क्यों इस खूबसूरत सुहाग रात में ये रोना धोना मातम मना रही हो? लो, छोड़ दिया तुम्हें। कुछ नहीं कर रहा। अनिरुद्ध ने अपने जज्बात पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। वह जुझलते हुए उससे कहा और खुद फिर से सिगरेट लाइटर लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। वाणी ने भगवान का धन्यवाद करते ड्रेसिंग टेबल पर जाते लहंगा खोलना चाहा, लेकिन उसके ब्लाउज की जिप अटक गई थी। वह जितना जोर लगा रही थी उतना ही वह अटके जा रही थी। काफ़ी देर जोर आजमाई के बाद वह थक हार कर आईने के सामने खड़ी खुद पर नज़र गाड़े खड़ी थी। हे भगवान, इन लड़कियों की किस्मत कितनी बेकार होती है। वह एक हिचकी भर गई, जबकि ये तक नहीं जानती थी कि अनिरुद्ध की शक्ल में उसे एक खूबसूरत जीवन साथी मिला था, जो न सिर्फ खुद खूबसूरत था बल्कि उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। पर यह तो वाणी को वक्त आने पर ही पता चलना था। अभी तो वह डॉक्टर की पढ़ाई न कर पाने का गम मना रही थी। वह अब और ज़्यादा ब्लाउज के जिप के साथ झगड़ा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसी हाल में चुप से बाहर आ गई। अनिरुद्ध कमरे में चक्कर लगा रहा था। वह न जाने कितने सिगरेट उसने आज फूंक डाली थी। ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया? अनिरुद्ध ने माथे पर बल डाले पूछा। वो मैं ठीक हूँ इसी कपड़े में। वाणी बताते बताते फिर चुप हो गई। वाणी, जाओ जाकर चेंज करो जल्दी। अब की बार अनिरुद्ध का शब्द थोड़ा गुस्से में हुआ था। वाणी ने रोनी सी शक्ल बनाते उसके तरफ देखा। वह ब्लाउज की जिप अटक गई है, नहीं खुल रही। टेलीफोन से नौकरानी को बुला दो प्लीज। अब की बार वह सच बता गई। अनिरुद्ध ने सिगरेट ट्रे में मसला और उसके तरफ जाते उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखते उसके कमर की तरफ आते उसकी जिप को नीचे की तरफ खींच गया, लेकिन वह सच में ही अटकी हुई थी। एक बार, दो बार, फिर कितनी बार कोशिश करता रहा, वह खुल ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ वाणी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। जब अनिरुद्ध को वह जिप खुलती हुई दिखाई न दी तो जोर लगाते हुए उसकी जिप खींच कर नीचे लाते हुए तोड़ गया था। एकदम से ब्लाउज सरक कर उसके कंधों से नीचे खिसक गया। वाणी ने जल्दी से अपने आगे हाथ रख लिए। धड़कते दिल से वह इस पोजीशन में ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी। अनिरुद्ध उसकी खूबसूरत दूधिया कमर और उसके गोल मटोल ठोस ब्यूटी बोन देखता गहरा सांस भर गया। अपने बालों में हाथ चलाते वह सर झटकते बिस्तर पर आया। अनिरुद्ध के जज्बात में आग उबल रहे थे। इधर दिव्या अनिरुद्ध के गुस्से से डरती हुई अपनी गर्दन को टच करती आगे बढ़ी थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा था। वह सीधा दीवार के साथ जा समाई थी। उस आदमी ने उसके जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये क्या बदतमीजी है? वह उसके हाथ अपने हाथ से खींचती घूर कर देखती बोली, तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें छोड़ दिया है। अब तो तुम्हें मेरी तरफ आना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत को अब अपना लेना चाहिए। वह गंभीर शब्दों में बोल रहा था। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए तो भी मैं दिव्या तुमसे शादी नहीं करेगी, समझे तुम? दिव्या ने गुस्से से खुद को छुड़वाया। अब किस राजकुमार का इंतजार करोगी जो आकर तुम्हें अपनाएगा? यर्थार्थ ने गुस्से से भरी शब्दों में उसे ताना मारा तो वह जलते हुए वापस मुड़ी। कोई राजकुमार आए ना आए, तुम जैसे यर्थार्थ से कभी शादी नहीं करूंगी। वह पलटकर उसके सीने पर उंगलियों से वार्निंग करते बोली थी, जितना मर्जी भाग लो, तुम्हारे किस्मत में मैं ही यर्थार्थ हूँ। बोलते बाहर की तरफ आया। किसी के कदमों की चाप उसे सुनाई दी तो दिव्या एकदम बौखला गई। दूर हटो मुझसे, वह वहां से जाने लगी थी, जबकि अर्थात वहां छलावे की तरह गायब हुआ था। दिव्या यही अनिरुद्ध के पड़ोस में रहती थी। उसके माँ के मृत्यु के बाद वह उनके हवेली के सामने ही रहती थी। अनिरुद्ध के पिता सुदर्शन उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका बचपन में ही अपने बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया था।
वहीं दूसरी तरफ उनकी एक बहन थी, विधवा होकर यहीं वापस लौट आई थी। उनका ही बेटा यथार्थ था, जो दिव्या को दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। लेकिन जब तक वह अनिरुद्ध के नाम से जुड़ रही थी, वह चुप था। लेकिन अब जबकि दिव्या का रिश्ता खत्म हो गया था, तो उसे ये भगवान का चमत्कार ही लगा था। अब वो किसी कीमत पर भी दिव्या को खोना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वह उसके मना करने के बाद भी उसके पीछे चला आता था, क्योंकि उसे वो मोहब्बत करता था और अब कुछ ज़्यादा ही चाहने लगा था। लेकिन दिव्या उसकी मोहब्बत को ठुकरा रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध ही उसके लिए सब कुछ था, जो आज भगवान ने उसकी किस्मत से अलग कर दिया था। इधर रात को बड़ी मुश्किल से ही वाड़ी की आंख लगी थी। वह सोफे पर सोना चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध के वार्निंग देने पर उसे उसके पास ही बिस्तर पर सोना पड़ा। कितनी देर में यूं ही जागती रही, उसे यही लगा था अभी अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में दबोच लेगा। वह मजबूत बॉडी वाला था, वह छोटी सी नरम नाजुक सी लड़की थी, वह चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। ये सोचते ही उसकी आंख लग गई। लेकिन अनिरुद्ध के दिल की दुनिया बुरी तरह से हिला चुकी थी। वह एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। यूं ही छत पर लगी हल्की सी लाइट को जलता देख रहा था कि अचानक नींद में चला गया। वह उसके और करीब हुई और उसके पेट पर हाथ रखते उसके बिल्कुल करीब हो गई थी। अनिरुद्ध के गले में गिल्टी उभर कर बाहर आ गई थी। वह लड़की बार बार उसका परीक्षा बन रही थी। रह रहकर वह उसको परीक्षाओं में डाल रही थी। वह उसका हाथ पीछे हटाता, जब और नज़दीक होते उसके पास और चिपक जाती। वह उसके नाजुकी को महसूस करते अनिरुद्ध को ठंडी में भी पसीने आने लगे थे। वह किस तरह खुद पर सब्र किए सोए जा रहा था, ये वही जानता था। बहुत आराम से उसका हाथ पीछे हटाया, उससे और चिपक जाती। उसने फिर से उसके सीने पर हाथ रखकर और ज़्यादा उसमें घुसना चाहा। अनिरुद्ध के दिल की धड़कन अचानक तेज हुई थी। अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और फिर से उसके बाजुओं को पीछे हटाना चाहा, पर अब की बार वह उसके पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखती उसके दुनिया को हिला गई थी। उसके हाथ को थामे वह गहरी सांस भरते उसके तरफ मुड़ा, जो ठंड की वजह से उसके जिस्म की गर्माहट ढूंढते उसमें घुसे जा रही थी। जबकि इतनी ठंड नहीं थी, पर वाड़ी को ठंड कुछ ज़्यादा ही लगा करती थी। अब की बार अनिरुद्ध ने उसके कमर के पास अपनी बाहें फैला दी, उसको अपनी तरफ खींचा। वह सीधा उसके सीने में जा समाई थी। उसे अपने गले से लगाते हुए आंखें बंद किए, उसके बालों में मुंह छुपाते उसके जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। उसकी बाहों का दबाव कम होने लगा। अनिरुद्ध उसको पूरा खुद में लपेट चुका था। उसके जिस्म की नाजुकी को भी अच्छे से महसूस कर रहा था कि वह जरा सा हिली थी, जैसे उसकी सांसें घुटने लगा हो। अनिरुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो बेकाबू होता उसके पलकों पर होंठ रख गया। वह पूरी जान से कांप उठी थी। उसने नींद से जागने की कोशिश की थी, लेकिन पलकें भारी हो रही थी। अनिरुद्ध ने अपने होठों का दबाव कम किया। वह झट से आंखें खोल गई, लेकिन अनिरुद्ध को झटक ना सकी थी। वो बहुत ही धीरे धीरे उस पर अपना प्यार का दबाव छोड़ रहा था। वाणी के दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। उसके ब्यूटी पॉइंट पर उसने होंठ रखा तो वह पूरे जान से कांप उठी थी। अनिरुद्ध बिल्कुल ही बेकाबू हुआ था। वह जाग गई थी, लेकिन उस वक्त उसके जज्बात बहुत मजबूर हो चुके थे और उसकी वजह सिर्फ खुद वाणी थी, जिसने उसके पास आकर उसके जज्बात को भड़काया था। अब दूरी बिल्कुल भी नामुमकिन थी। वैसे भी उसकी धर्मपत्नी थी, कमसीन हसीन थी, और अनिरुद्ध जो बहुत बॉडी वाला इंसान था, आज तक अपनी मंगेतर को भी कभी बुरी नज़र से नहीं देखा था, क्योंकि वह उसकी पत्नी नहीं थी और ये अधिकार नहीं समझता था। और आज वह अपनी पत्नी पर यह पूरा अधिकार रखते, कैसे वह उससे दूर हो जाता। वाणी की गहरी होती हुई सांस अनिरुद्ध को और भी उस्का रही थी। अपनी कमीज उतारते दूर उछाल चुका था। एकदम से ही उसके होठों पर अपने होठ से मोहब्बत की पहली मोहर की सबूत देते उसके नरम नाजुक होठों की लिपस्टिक को पूरा चबा चुका था। वह दीवाना बनकर उतरा था, अपने होश खोता उस पर बरसता चला गया था। उसकी मोहब्बत से उसने हल्की सी आनाकानी भी की, लेकिन अनिरुद्ध के जज्बात के आगे सारा बंधन टूट चुका था और वाणी ने भी थक हार कर खुद को उसके हवाले सौंप दिया। उसकी मोहब्बत वाणी के दिल में एक ठंडक की फुहार छोड़ रही थी। अनिरुद्ध ने बहुत मोहब्बत और प्यार से उस नाजुक लड़की को समेटा था। वह बहुत नाजुक थी, ये बात अनिरुद्ध को शादी की पहली रात में ही मालूम पड़ गई थी। इधर दादी ने आज स्पेशल नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त किया था। आज उनके इकलौते लाडले पोते की शादी की पहली सुबह थी।
वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। दादी जी, सब कुछ तैयार है, नौकरानी ने खबर दी। ठीक है, इंतजार करो, जब तक वे खुद नहीं आते कोई भी उन्हें जाकर तंग नहीं करेगा। दादी ने अपने रोब और दबदबे में कहा। सुबह सुबह नाश्ते में खास इंतजाम की गई थी। इधर दिव्या जो सारी रात ही जागती रही, सुबह नाश्ते में खास इंतजाम देखती जल्दी बाहर आई, लेकिन अभी तक उसे मायूसी का ही सामना करना पड़ा था। इधर दरवाजे पर उसे यथार्थ नजर आया तो मुंह बनाती मुंह फेर गई। वह इधर रसोई में कम ही आता था जब तक कोई जरूरी काम ना हो। अभी वह अपने सुदर्शन मामा जी से मिलने उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। वह अपने रिश्तेदारों की बड़ी दिल से इज्जत करता था। वह भी उसे बहुत चाहते थे, बिल्कुल अपने अनिरुद्ध की तरह। इधर सुबह वाणी की आंख खुली तो उसने खुद को औंधे मुंह लेटे हुए पाया। वह जागी तो उसे अपने पोजीशन का एहसास हुआ। वह अनिरुद्ध के ऊपर लेटी पूरी उसके काबू में थी। उसने उसे बिल्कुल बच्चों की तरह अपने साथ चिपकाया हुआ था, किसी कीमती जौहर की तरह। उसने चकराते सर के साथ उठना चाहा। उसी पल अनिरुद्ध की आंखें भी नींद से जाग गई थी। क्या हुआ मैडम जी? वह उसे अपने बाहों में और ज़्यादा नज़दीक करता, उसका चेहरा अपने पास करता तो वह कहने लगी, चक्कर से आ रहे हैं। अनिरुद्ध जानता था वह नाजुक जान उसको रात भर सहते अब थक चुकी थी। पीछे होते बेड से टेक लगाते, साथ उसका सर अपने सीने पर रखते उसकी सुनहरी बालों में हाथ चलाने लगा। क्यों आ रहे हैं चक्कर? वह शरारती शब्दों में पूछा तो वह जरा सा सर उठाकर उसके तरफ गुस्से भरी अंदाज में देखने लगी। उसके देखने पर अनिरुद्ध ने मुस्कुराते अपनी होंठ उसके नाजुक होंठों पर रखा और कहा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। जिसने मेरी ज़िंदगी को प्यार से भर दिया है। और उसे अपने सीने पर जोर से दबा लिया। वाणी को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। उसे उस आदमी के बदलते अंदाज पर हैरानी थी। चलो उठो मैडम जी, जल्दी से नहा लो, वरना मेरा दोबारा मूड भी बन सकता है, फिर तुम रो दोगी। वह उसके माथे पर होंठ रखकर उसे अपनी बाहों में भरकर बाथरूम की तरफ ले आया तो वो बौखला गई। उसे बाथरूम के दरवाजे पर छोड़ता वह खुद चुपचाप वापस पलट गया। वह जानता था और ज़्यादा तंग किया तो उसने बेहोश ही हो जाना है। और वाणी इतनी जल्दी उसके छोड़ देने पर भगवान का धन्यवाद कर रही थी, जबकि वह नहीं जानती थी कि अनिरुद्ध ने उसकी नाजुकी का लिहाज करते अपनी मोहब्बत का दबाव थोड़ा उस पर कम किया था। उस पर पूरा निछावर नहीं कर पाया था। जिस दिन उस पर पूरा घटा बनकर छाएगा तो उस दिन वह क्या करेगी? उन दोनों को सीढ़ियां उतरते नीचे आता देख दिव्या ने एक ठंडी आह भरी। वाणी के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान और निखरा निखरा सा जिस्म पर अनिरुद्ध की शॉल लिपटी हुई थी। वह हर राज को फांस कर रहा था। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की आंखों में इतनी मोहब्बत भरी थी, उस पर ही टिकी हुई थी। वह एक एक कदम चलती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी और सब बड़ों का पैर छूते आगे बढ़ी और फिर दादी के पैर छुए, उनके पैर दबाए। उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। अपनी मनमोहिनी बहू का माथा चूमती उसे अपने सीने से लगा लिया। अपने पोते के चेहरे पर खुशी और वाणी का सरमाया सरमाया अंदाज वह देखती अब समझ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। अनिरुद्ध ने भी आगे बढ़कर दादी का बहुत सारा आशीर्वाद लिया और उसी वक्त संतोषी देवी सुदर्शन भी वहां आ पहुंचे थे। वाणी ने उनका भी पैर छुआ था, उनके आशीर्वाद लिए थे। वह खुशी दिल से अपनी बहू को आशीर्वाद देते और वे सभी का बहुत मान सम्मान कर रही थी। सभी उसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। वह खुद हैरान रह गई थी। इतनी इज्जत, इतना प्यार उसने सोचा ही कब था। फिर नाश्ते पर इतना सारा सामान देखती उसकी आंखें भीगने लगी। माँ, आप नाश्ता करो, धीरे से कहते उसका हाथ दबाया तो वाणी का दिल उछलकर गले में आया था। वह आदमी तो किसी का लिहाज नहीं कर रहा था। वाणी ने एक नज़र मुंह फेर कर उसे देखा, जो उसी के तरफ ध्यान दिए हुए था। आईब्रो उचकाते उससे पूछा, क्या हुआ? वह तो नजरें झुका गई। अनिरुद्ध के चेहरे पर, खासकर उसकी गहरी ब्राउन आंखों में देखने की चाहत अपने अंदर पैदा न कर पाई। नाश्ते के बाद सुदर्शन ने सबसे कह दिया था जिसने दिव्या के सर पर बम फोड़ा था, आज रात अनिरुद्ध और वाणी के रिसेप्शन पार्टी में आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। ये सुना था कि दिव्या के चेहरे का रंग उड़ा था। उसे विश्वास नहीं हुआ था उसके साथ उसके बड़े इतना जुल्म करेंगे। उसका जी चाहा इस शादी के लिए मना करे, रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन जब किसी के सामने एक बार फैसला हो जाता है वो फिर कभी नहीं बदला जाता। सुदर्शन ने उसे अनिरुद्ध के किस्मत से हटाकर यथार्थ के किस्मत में लिखवा दिया था। दिव्या को आज पहली बार अपने अंकल पर बहुत गुस्सा आया था, जबकि वह नहीं समझ पा रही थी कि सब किस्मतों की खेल होती है
और जोड़ी तो आसमानों पर ही बनते हैं। रिसेप्शन बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जा रही थी। सभी गांव वाले और शहर वालों को उसमें इनवाइट किया गया था। पूरा इलाका रोशनियों में नहलाया गया था। आतिशबाजी तो उनकी शादी ब्याह में आम होती थी। हर कोई ही अनिरुद्ध की शादी के लिए दिल से प्रार्थनाएं कर रहा था और वाणी हैरान थी। वह जिसके डर का उसने सुन रखा था, लोग उससे डरते थे, उसकी दहशत से कांपते थे। फिर उस आदमी को इतना आशीर्वाद क्यों दी जा रही थी? हर एक के होंठ पर अनिरुद्ध के लिए बस आशीर्वाद, आंखों में इज्जत और मोहब्बत थी। वाणी अपने घर वालों से मिली तो आंखों में आंसू छलके। बेटा, अभी आपको अपने पापा का ये फैसला गलत लग रहा होगा, लेकिन वक्त आने पर आप खुद कहोगी पापा ने आपके लिए अनिरुद्ध को चुनकर बहुत अच्छा फैसला किया। एक वही आदमी है जिसके नाम के साथ आपका नाम जोड़कर तुम्हें सुरक्षित किया जाता है। अब कोई आपके किरदार पर कोई बात नहीं कर सकता और बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। माँ की बातें सुनती वह लड़की दर्द से उन्हें देखने लगी। क्या मेरे किरदार की रक्षा के लिए मेरे माँ बाप का नाम काफ़ी नहीं था? उनके कहे गए शब्दों पर वाणी उन्हें हैरान होते देखने लगी। क्या उसके पापा अकेले नहीं थे? अपनी बेटी को सुरक्षित करने के लिए अनिरुद्ध के साथ शादी करनी पड़ी? ये सवाल उसके दिमाग में उलझन मचा रहे थे। बाप किसी मजबूरी में आकर डगमगा भी सकता है। अब उनके कंधे बेटी के नाम पर उठ सकते थे तो झुक भी सकते थे। हर बाप के साथ ही ये होता है, कभी वक्त के हाथों मजबूर होकर, कभी दिल के हाथों। पर एक पति जितनी मर्जी मुश्किल में क्यों ना हो, एक बार आपके साथ खड़ा हो गया तो कोई आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध उनमें से एक था। जिस पल तुम्हारा नाम उसके साथ जोड़ा था, अब कोई भी बात करेगा 100 बार सोचेगा, क्योंकि अनिरुद्ध का गुस्सा सभी जानते थे। मुझे विश्वास है कि वे तुम पर भी भरोसा करते हैं। उसके माँ बाप विहान साहब, कल्याणी देवी ने उसे बहुत समझाया तो वह सर झुका गई। अनिरुद्ध का दबदबा देखकर वह भी इस बात को सोचने लगी थी कि पिता के घर उसका मान सम्मान अलग था, जबकि जैसे ही वह अनिरुद्ध के नाम से जुड़ी उसका रुतबा ही बदल गया। इतना इज्जत और मान सम्मान दिया गया, वह दंग रह गई। दिव्या यथार्थ के साथ अपने शादी के मंडप पर बैठ चुकी थी। पंडित जी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था और फेरे के लिए हवन कुंड जल चुका था। दिव्या का दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसे ये सब करना ही था। उस गांव या परिवार में लड़कियों को बोलने की परमिशन कब थी? सब फैसला आदमी ही करते आए थे। शादी होते ही सबको बधाई देने लगे। शोर उठा था, सबने उसे घेरे में लेकर आशीर्वाद दिया था। सभी उसके लिए प्रार्थना करने लगे थे, भगवान तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी करे। उन्होंने दिल से अपनी पड़ोसी के अनाथ बच्ची को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और प्यार दिया था। दिव्या बहुत प्यारी थी, उसने सबका बात सर झुकाकर मान लिया था। दादी, मैंने सोचा है कि दिव्या की विदाई अभी हो जाए तो ठीक रहेगा। जब शादी हो गई है और उस उम्र में भी है तो विदाई कर देनी चाहिए। दादी जी ने कहा, क्यों नहीं? लेकिन दिव्या के दिल दिमाग में तो अभी भी झगड़ा चलने लगे थे। उसका दिल बुरी तरह से दुखा था। कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता था? कल ही तो उसे उसकी मंगेतर को छीना गया था और आज उसे और किसी के सेज पर बिठा दिया जा रहा था। दिव्या को अब अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वे जिंदा होते तो जरूर उससे भी पूछा जाता। अगर ना भी पूछा जाता तो इस तरह जल्दीबाजी में उसकी शादी तो ना करते। फंक्शन खत्म होने को आई थी। दिव्या को यथार्थ के रूम में पहुंचा दिया गया था। उसकी विदाई भी कर दी गई, जबकि यथार्थ और अनिरुद्ध सर जोड़े बैठे थे। वह किसी बहुत ज़रूरी मामले पर डिस्कस कर रहे थे। यथार्थ उसकी बहुत ध्यान से बात सुन रहा था। ये केमिकल बहुत खतरनाक है। उसका एक कतरा भी अगर हमारे अंदर चला जाए तो हम होश हवास खो बैठेंगे। लेकिन यह हमारे इलाके में आ चुका है। हमें उसे रोकना भी है और लाने वाले के खिलाफ एक्शन भी लेना है, पर बहुत राजदारी के साथ। इस केमिकल का आप फिक्र ना करें, मैं संभाल कर रखूँगा और ध्यान से इसका एक्सपेरिमेंट भी करूँगा। आप फिक्र ना करें, यथार्थ ने अनिरुद्ध को तसल्ली दी। यथार्थ एक बहुत काबिल साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा था और सब उसको अनिरुद्ध का दायां हाथ कहते थे। सबकी नज़र में वह एक कम पढ़ा लिखा इंसान जरूर था, जिसका काम सिर्फ अनिरुद्ध के आदमियों के साथ रहना और दिव्या के साथ आवारागर्दी करना, पर हकीकत कुछ और थी। बाहर वाले बिल्कुल अनजान थे, वह एक साइंटिस्ट था और ये काम बहुत सीक्रेट तरीके से करता था। दिव्या का तो किस्मत ही चमक गया था। अनिरुद्ध अपनी जगह से उठते पूछा, बस यही एक शीशी है, इसे बोतल में पानी डालकर उसका सिर्फ एक कतरा डाला है। इसका असर कितनी देर तक रहेगा ये चेक करना है। खैर, कल तक सब क्लियर हो जाएगा, भगवान की छत्र छाया में।
यर्थाथ ने विश्वास से कहा, ये सब यर्थाथ इस बात का खास ध्यान रखना, ये किसी के हाथ ना लगे। हाँ, कल एक और जरूरी काम भी तो करना है। मुझे शहर जाना है। शहर? यर्थाथ हैरान हुआ। वाणी के कॉलेज। अनिरुद्ध के बात पर यर्थाथ सब समझ गया था। वह अनिरुद्ध था। जब तक सारी सच्चाई जान नहीं लेता वह उस गुनहगार को सजा नहीं देता। उसे वह सुकून से नहीं बैठने वाला था। अपने कमरे में आया तो उसे याद आया आज दिव्या से उसकी शादी हुई थी और उसी के कमरे में उसकी सेज सजाए बैठी होगी, उसका इंतजार कर रही होगी। वह तेजी से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते जो मंजर उसने देखा वो बिल्कुल सुन रह गया। जिसका डर था वही हुआ था। काफ़ी देर से दिव्या यथार्थ का इंतजार करती रही, लेकिन उसका कहीं कुछ अता पता नहीं था। उसका गला सूखने वाला था। उसने साइड टेबल से जब गिलास ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला तो वह उठकर खड़ी हुई। अनिरुद्ध के कमरे में इंटरकॉम भी था और बैल भी था। ये सहूलियत सिर्फ अनिरुद्ध को ही दी गई थी और उसकी पत्नी वाणी को थी। और यहाँ तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मेरे कमरे में तो एक गिलास पानी भी नहीं रखा। इस घर के नौकरों ने पानी रखनी भी जरूरी नहीं समझी। ये हैसियत थी उस आदमी की। इस हवेली में वह दुखी दिल से सोचते दरवाजे से बाहर जाने लगी। उसे अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी एक पानी की बोतल दिखाई दी। उसे इतनी जोर की प्यास लगी थी कि वह बोतल खोलते सीधा अपने मुंह में उड़ेल लिया। उसे इतनी प्यास लगी थी वह बोतल से एक ही सांस में काफ़ी ज़्यादा पानी पी गई थी। उसके अंदर इतनी आग लगी थी कि उसके दिल को जैसे ठंड नहीं पड़ रही थी। वह बोतल को एक तरफ रखती मुड़ी थी कि अगले पल अपने चकराते सर को थाम कर एक दर्द की टीस उठी थी। उसके दिमाग में वह ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ जमाए गहरी सांस भरने लगी। उसकी आंखें एक ही पल में लाल हुई थी। उसके खून में गर्मी दौड़ने लगी थी। आग फूटने लगे थे। अपना दुपट्टा खींचकर दूर उछाल गई। उसके दिल की धड़कनें अब बेकाबू दौड़ने लगी थी। वह अपना सारा जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटक गई, लेकिन उसके दिमाग का दर्द जा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वह चिल्लाई थी और ड्रेसिंग टेबल से सब कुछ हाथ मारते जमीन पर गिरा दिया था। उसे हर तरफ दो दो चीज़ दिखाई दे रही थी। उसका दिमाग सुन पड़ने लगा था। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुंह से खून निकलना भी शुरू हो गया था। उसका जी चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे। अपने लहंगे पर हाथ मारती उसे खुद के जिस्म से नोच कर फेंक देना चाहती थी। उसके जिस्म पर एकदम से पसीना चमकने लगा। देखते ही देखते वो पसीने में बिल्कुल नहा गई थी। चीखती अपने ब्लाउज को उतार कर दूर फेंक गई। उसका दुल्हन वाला पूरा रूप पसीने में नहा गया। वे आगे बढ़कर चक्कर खाकर जमीन पर गिर चुकी थी। ठंडे मार्बल पर गिरने से जैसे उसके सुलगते जिस्म पर ठंड सी पड़ गई थी। पूरे खुले जिस्म यूं ही करवट लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। उसी पल यथार्थ कमरे में दाखिल हुआ। दिव्या को इस हालत में देखता घबराया था। ठंडे फर्श पर करवट के बल लेटे देखा तो उसका दिल रुक रुक कर चल रहा था। वह भागने वाले अंदाज में उसकी तरफ लपका था। दिव्या, दिव्या, होश में आओ। वह उसका चेहरा थपथपाते बेचैनी से उठाने लगा, लेकिन अपने होश हवास खो बैठी थी। उसकी ऐसी हालत देखते वह अपनी आंखें जोर से मीच गया। जल्दी से उसे अपने बाहों में भरता बिस्तर पर लाया था। कमरे की हालत देखते हुए होंठ भींच गया। अचानक उसकी निगाह उस बोतल पर जा ठहरी जो आधी हो चुकी थी। क्या दिव्या ने यही पिया था? अब यथार्थ सब कुछ समझ चुका था। अपने सर को पकड़कर बैठ गया। दिव्या, ये क्या किया तुमने? उस केमिकल की शीशी पॉकेट से निकालता जल्दी से लॉक करता रख चुका था। फिर दिव्या की तरफ भागा था। वह बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अपनी गर्दन को बराबर मसल रही थी। जरूर उसका खून अब जम रहा था और जब तक उसका खून नीचे नहीं आता वे होश हवास में वापस आने वाली नहीं थी। अब अपने बालों से उलझ रही थी। बिल्कुल खुले जिस्म थी। इस वक्त यथार्थ खुद पर ही कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। हाँ, वह उसकी अब पत्नी भी थी। बड़ी मुश्किल से सब्र किए हुए था। अब और ज़्यादा वह परीक्षा में था। जल्दी से उसको गोद में भरते बाथरूम की तरफ भागा था। दिव्या ने उसके हाथों का प्यार महसूस करते उसके हाथ अपने दिल की जगह पर रखे थे। यथार्थ का अपना दिल 120 की रफ्तार में दौड़ने लगा। गहरी सांस भरते उस वक्त वह यथार्थ को भी बहका रही थी। यथार्थ के खुद पर सब्र करते उसे बाहों में भरकर अब बाथरूम का मुंह किया था। ठंडे पानी का सावर ऑन करते उसको नीचे खड़ा कर दिया था। एक पल को वह कांपी थी। वहां से हटने लगी, लेकिन यथार्थ ने बाथरूम से निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया था। उसे ठंडे पानी से भिगोने लगा। खुद भी गीला होता वह अब पूरा भीग चुका था। उस वक्त एक खूबसूरत बला लग रही थी जिसकी नरम नाजुक धड़कनों को छूने के लिए वो बेचैन हुआ था। उसके गर्दन पर पानी के कतरे बह रहे थे।
यथार्थ को बेचैन करने लगे थे। दिव्या के जिस्म में झुनझुनी सी पैदा होते देखा, वह ठंडा पानी का शावर बंद करता, अब गर्म पानी का शावर ऑन करता उसे देखने लगा, जो दीवार से टेक लगाए उसी के सहारे खड़ी गहरी सांस भर रही थी, अब अपनी आंखें खोल रही थी। यथार्थ ने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकी। उभरते मसल्स उसे और ज़्यादा मजबूत बनाने लगे थे। एक हाथ से दिव्या को संभाले हुए था, जबकि दूसरा उसके ब्यूटी बॉन्ड पर आने के लिए मचल रहे थे। पर यथार्थ ने अपने ऊपर काबू रखकर उसे संभाला था। एक पल को उसकी निगाहें बार बार मचल रही थी। यथार्थ ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया तो वह कांपते हुए उसके सीने में समा गई। अभी किस तरह घुस रही हो मेरे सीने में? जब होश हवास जागेगा तो सबसे पहला इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाओगी। यथार्थ ने शावर का टेप बंद करते बड़बड़ाते हुए कहा, और 1 मिनट से पहले फिर से उसको अपने सीने में भींच लिया और उसे गोद में उठाते बाहर लाया। उसने इतनी तेजी में ये सब किया था, उसका हाथ एक पल कांप सा गया था, लेकिन उसने अपने जज्बात को बांधे रखा। बिस्तर पर लाया, अब वह बेहोश होती यथार्थ को अपनी तरफ खींच गई थी। यथार्थ ने पीछे होते उसको कंबल उड़ा दिया था। वह अब ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उधर सुबह ही सुबह पूजा आराधना के समय वो कमरे में दाखिल हुआ था और वो पूजा करके अभी बैठी ही थी। उसे इस तरह देखते एक पल को अनिरुद्ध के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ी थी। रात को वाणी को बुखार था, जिस वजह से वो मेडिसिन लेकर जल्दी सो गई थी। अनिरुद्ध वाणी को इस तरह धर्म से प्यार करते देखा तो उसे उस पर टूट कर प्यार आया था। उसके तरफ कदम बढ़ाते देखते खुद उठकर उसके पास चलाया, माथे पर हाथ रखे उसका बुखार चेक करने लगा। अब कैसी है तबीयत? उसके सवाल पर वाणी गुमसुम सी हो गई। वह मुस्कुराते हुए उसके माथे पर होंठ लगा गया। आप बहुत अलग है अनिरुद्ध। वह दिल की बात जुबां पर ले आई थी। अच्छा, वो कैसे? उसे लिए अब बालकनी में चलाया। उसे सुबह की ताज़ा हवा बहुत पसंद थी। सब कहते हैं अनिरुद्ध एक जालिम इंसान है। पहले मुझे तुमसे बहुत डर लगता था, और सभी लोग डरते भी हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं। सब लोग गलत हैं। वाणी ने उसका हाथ थामे कहा। एक पल को अनिरुद्ध चुप से उसे देखता चला गया। सब लोग ठीक ही तो कहते हैं वाणी, मैं सच में एक जालिम इंसान हूँ, लेकिन सिर्फ जालिमों के साथ कहर बनकर बरसता हूँ, उस पर जुल्म ढाता हूँ। लेकिन तुम्हें क्यों मैं जालिम लगने लगा था? क्या मैंने तुम्हारे सामने अपना वह रूप लेकर आया हूँ? क्यों लेकर आऊँगा जिससे सब डरते हैं? तुम मेरी मासूम सी पत्नी हो, मेरी डार्लिंग हो, और वह भी इतनी छोटी सी। अनिरुद्ध ने ये कहते के साथ उसकी पीठ अपने सीने में लगाते अपना गाल उसके कंधे पर टिका दिया था। बड़ी प्यारी हो तुम। अपना दिल धड़कता संभाल कर उसकी तरफ मुड़कर कहा तो अनिरुद्ध ने उसके गाल पर अपने होंठ रखते, 30 साल के बाद मुझे दुल्हन मिली थी, वह भी इतनी छोटी सी, जो मेरी एक रात की मोहब्बत से ही बेहाल हो चुकी है। बुखार हो चुका है, और वह भी मैंने बहुत आराम से ये सब कुछ किया था। अनिरुद्ध की बहकी बातें वाणी के चेहरे पर शर्म की लाली ले आई थी। ऐसी बात नहीं है, वह कल थकन से बुखार था। वाणी ने सर झुकाए सफाई देनी चाहिए तो अनिरुद्ध ने उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया। मतलब मेरी ये छोटी सी कमसीन सी मेरी डार्लिंग प्यार को सहन नहीं कर सकी। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते उसके होंठों को छूते बोला। वह बुरी तरह से कांपने लगी, उसे देखने लगी। वैसे आपने अभी मेरी मोहब्बत का तो कुछ ही हिस्सा देखा है। आज रात तैयार रहना, तुम पर टूट कर बरसूंगा। उसे एक आंख दबाता कमरे की तरफ ले जाता उसका हाथ थामे उसे अंदर ले गया। सुबह होते ही अनिरुद्ध कॉलेज से उस लड़की मेनिका का नंबर निकलवाते उसके घर तक पहुंच गया, और वहां से उस लड़के तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। 2 थप्पड़ खाते हुए सब कुछ बकने लगा था, जो अनिरुद्ध ने रिकॉर्डिंग करवाते उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। ऐसी तस्वीर सिर्फ उसने वाणी की नहीं बनाई थी, उस लिस्ट में कई लड़कियां थी। एक ने तो आत्महत्या कर लिया था। मेनका भी इसी सब में मिली हुई थी। ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके पैसे मांगते थे। उसका मोबाइल जब्त हो चुका था। उसके पास 2 मोबाइल थे। व्हाट्सएप में इसी तरह की तस्वीर भरी हुई थी। एक लैपटॉप भी बरामद हुआ था, जिसमें उसकी पूरी टीम का बायोडाटा मौजूद था। अनिरुद्ध, ये तो बहुत बड़ा गैंग है यार। उस एक गलती की वजह से उसमें उसने वाणी की तस्वीर बनाई थी। हम उस गैंग तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किए, उन लड़कियों के घर बर्बाद किए। समर्थ ने कहा। एक लड़की की मृत्यु भी हुई थी, वह भी इन्हीं पिक्चरों की वजह से। उसने खुदकुशी की थी। इंस्पेक्टर और समर्थ ने गहरी सांस भरते हुए कहा। इंस्पेक्टर, कोई एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसने गुस्से से कहा। मेनका को भी अरेस्ट करो, वह उनकी लीडर है। अनिरुद्ध ने सख्ती से कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इंस्पेक्टर और समर्थ ने पुख्ता शब्दों में विश्वास दिलाई थी।
इधर दिव्या बहुत बौखलाई हुई थी। ये अर्थात क्या किया तुमने रात मेरे साथ? दिव्या की जैसे ही आंख खुली उसने रोते हुए यथार्थ के कमर पर मुक्के बरसाने शुरू किए। वह जो कुछ देर पहले ही नहा धोकर सोया था, नाजुक हाथों के मुक्के अपने पीठ पर खाता सीधा होता उसकी तरफ मुड़ा था, जो रोते हुए अब उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। क्या हो गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इस तरह कौन जगाता है? यथार्थ का दिमाग पल भर में घूम गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वह रोते हुए बोली। यथार्थ ने गुस्से से एक सख्त नज़रों से देखते उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अगर इतना तुम्हारे जिस्म का गुलाम होता तो रात को अच्छी तरह तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था। तुम रात को बिना कपड़ों के ऐसे ही फर्श पर बेहोश पड़ी थी। तुम्हारे होश भी ठिकाने लगा देता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो तुम्हारा जिस्म इतना साफ सुथरा न होता। उस पर मेरी मोहब्बतों के निशान तुम्हें साफ दिखाई देते। उसे एक झटके से पीछे करता उठा, बालों में हाथ फेरता एक नज़र मोबाइल पर अनिरुद्ध की कॉल को देखता उठा, सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दिव्या को खुद पर अफसोस हुआ। सच में वह रात को उस पानी को पीते ही अपना होश हवास खोने लगी थी। वह उसके बेडरूम में ही सोई थी, लेकिन उसके जिस्म पर कहीं कोई निशान नहीं था। वरना जिस तरह यथार्थ उसके लिए जुनूनी रहता था, वह इस तरह बेदाग न होती। ड्रेसिंग रूम में वह ड्रेस लेती बाहर निकली तो यथार्थ को तैयार होता देख वह चौंकी। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा रहा था? यथार्थ उसने धीरे से उसे बुलाया। वह उसे नज़रअंदाज करता खुद पर परफ्यूम लगाते चुप था। यथार्थ सुनो प्लीज। न जाने क्यों आज वह यथार्थ को इस तरह खुद से बुलाने लगी तो उसे रात के कुछ पल याद आ गए थे, लेकिन वह होश हवास कैसे खोई उसे ये याद नहीं था। यथार्थ मेरी बात सुनिए ना, तुम यूं इस तरह नहीं जा सकते। वह उसके रास्ते में आई। अभी कुछ कहने की हसरत बाकी थी। वह माथे पर बल डाले बोला तो वह उसके गले के पास बाहें जमाए कहने लगी, यथार्थ आई एम सॉरी। आंखों में आंसू लिए वो बस इतना ही कह पाई थी, जिसका दिल पहले ही उसके लिए नरम हो चुका था। उसके यूं गले लगने पर अब की बार बिल्कुल ही बगावत पर उतर आया था। यथार्थ मेरी गलती है, मैंने तुम पर शक किया। दिव्या, अगर हमारे बीच रात को सब कुछ हुआ होता, क्या तब भी तुम्हारा मेरे साथ यही व्यवहार होता? उसे अपने आप से पीछे हटाते बड़ी गंभीर शब्दों में पूछ रहा था। मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ अब तुम मेरे पति परमेश्वर हो और मेरे पूरे जिस्म के मालिक हो। मुझे जैसे मर्जी छू सकते हो। दिव्या ने सर झुकाते धीरे से कहा, तुम्हें लगता है रात को मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और अपना अधिकार तुमसे ले लिया है? वह कहते अटक गया तो दिव्या ने आगे होते उसके होंठ पर अपने नरम मुलायम होंठ रख दिए। वह सीधा हुआ, तुम्हारा अधिकार है मुझ पर, मैं कभी मना नहीं करूँगी। वह उसके माथे के साथ माथा जोड़कर बोलते शर्मिंदा हुई थी। यथार्थ ने एक पल में उसके होंठों पर अपनी मुहर जमा दी और उसे लिए बिस्तर पर आया। अपनी जैकेट उतारता अपनी शर्ट को दूर फेंक दिया था। यथार्थ ने धीरे से डरते हुए अपने बाजुओं में भरकर उसे बिस्तर पर गिरा चुका था। अब तो उसे पूरी आज़ादी मिल चुकी थी। अब तो वह उसे कहीं से भी छू सकता था। वह थोड़ी सी मिनमिनाई थी, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जब तुम आगे से खुलेआम ऑफर दे रही हो तो कोई भी मर्द पीछे नहीं हट सकता। जब तक तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी, उसके ब्लाउज का हुक खोलता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। उसका पूरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा था, जिस पर यथार्थ बिल्कुल दीवाना हुआ था। ब्यूटी बॉन्ड को दोनों हाथों में भरकर अपने होठों से लगा चुका था। बारी बारी दोनों को चूमता दिव्या की सिसियों को तेज किया था। दिव्या ने अपनी आंखें बंद की। उसके बैली बटन पर आते उसे चूमता चला गया। दिव्या सिसियों के बीच बार बार जोर से आहें भरती। थोड़ी ही देर में दिव्या की चीख तेज हुई थी, जिसे वह अपने गले में ही दबाना चाहती थी। वे दोनों एक हो चुके थे। वे दोनों एक दूसरे को सुकून पहुंचाते। अभी अर्थात शरारत से पूछ रहा था, देखो अब अपने जिस्म को तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? हर जगह से लाल पड़ी हो। दिव्या ने मुस्कुराते हुए उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। ये होता है मोहब्बत का निशान। जो तुम पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, अब साबित हो गया है। अब इन चादरों को हटा दो। अब तुम कंवारी नहीं रही, अब तुम सुहागन बन गई हो। वह उसकी धर्मपत्नी थी। दिव्या के ऊपर होता उसकी कानों को लौ को चूमते वह पूरा ही बहक गया था। इधर वाणी अनिरुद्ध से पूछ रही थी, आप सच कह रहे हैं? मैं कॉलेज जा सकती हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ? वह खुशी के मारे कूद रही थी। उसका खुशी से बुरा हाल था। बिल्कुल जाओगी मेरी कमसिन दुल्हन, मेरी डार्लिंग। अनिरुद्ध ने उसके माथे पर होंठ रखकर मोहब्बत से कहा, मैं डॉक्टर भी बनूंगी ना? अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिलाया। थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध के प्यार से सीने में समाते दिल से मुस्कुरा दी। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस भरकर कहा, कभी कभी कुछ फैसले काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं,
लेकिन उन्हें करना ज़रूरी होता है। गांव में केमिकल लाने वाला भी पकड़ा गया था, वह सारे जेल में थे। यथार्थ और दिव्या बहुत खुश थे। इधर अनिरुद्ध और वाणी की प्रेम कहानी भी चरम सीमा पार कर रही थी। आप लोगों को इन चारों की प्रेम कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।